जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में जो आपका वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है, इस 689 सीट के लिए हम लोग आज के इस वीडियो में जीके और जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहने वाला है। इसमें आप लोग वीवीआई प्रश्नों को आप सभी को कवर कराया जाएगा, जो आपके बिल्कुल सिलेबस पर आधारित और एग्जाम पे आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। अगर आप सभी लोग इसके पहले वाले जो आपका साइंस का 7 सेट और जीके जीएस का 7 सेट कवर कराया गया है, अगर आप सभी इस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में ही इस सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, लिंक के सहारे भी देख लीजिएगा। अन्यथा अब आपका प्लेलिस्ट भी बन करके तैयार हो गया है, प्लेलिस्ट के सहारे भी सारे प्रश्नों को कवर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में 100% सफलता मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। और पहला प्रश्न देखिए कितना धुआंधार आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप लोग आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न। तो देखिए आपका पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कौकों के अध्ययन को कहते हैं। देखिए आप लोग अगर रेगुलर प्रैक्टिस सेट से बने होंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि जब मैं स्पेशल साइंस का प्रैक्टिस सेट आपको कवर करा रहा था, उसमें मैं जितना भी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण शाखा था विज्ञान का, उसको कवर किया था। आप सभी बताइए उसमें से एक प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में पूछा जा रहा है, कौकों के अध्ययन को कहते हैं। तो कौकों का जो अध्ययन होता है वह माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो पहला प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 2 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया। कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, यानी कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत, देखिए ध्यान से देखिए, मृत कोशिकाओं की खोज की और नामकरण भी यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया। ठीक है ना, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, यानी कि कॉर्क में, किसमें, कॉर्क में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 3 नंबर क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे 3 नंबर कह रहा है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी, आप सभी लोगों को बताना है। देखिए तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी। अन्यथा जीवित कोशिका का अगर बात किया जाए तो लुवियन हक नाम के साहब ने, ध्यान से सुनिए, लुवियन हक नाम के साहब ने जीवित कोशिका की खोज की थी, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी उनका नाम नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 3 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसकी संघटक धातु है। मैग्नीशियम को आपको बताना है किसका धातु होता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा जो आपके पेड़ों में जो आपके क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, उपस्थित रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 5 नंबर कह रहा है डीएनए को प्रमुख रूप से डैश कोशिका में संग्रहित किया जाता है, यानी कि डीएनए कहाँ अवस्थित रहता है, आप सभी लोगों को बताना है। तो डीएनए जो होता है नाभिक, क्या हो जाएगा, नाभिक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो आपका डीएनए है इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कान खोलकर सुनिए, ध्यान से सुनिए, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है डियोक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर से रिपीट करते हैं, डियोक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में।
चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। यह प्रश्न विटामिन कह रहा है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु का आयन विद्यमान होता है। विटामिन B12 में कौन से धातु का आयन विद्यमान होता है। तो विटामिन B12 का अगर आपको रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिए इसका रासायनिक नाम होता है यानी कि साइनो, ध्यान से देखिए, साइनोकोबालामीन क्या होता है, कोबालामीन होता है, ठीक है ना। यानी कि मैं दोहरा देता हूँ फिर से इसका नेम, यानी कि विटामिन जो आपका B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु के आयन विद्यमान होते हैं, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 7 नंबर का रहा है, पूर्णतः प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उपभोग दोनों क्या कर रहा है, देख लीजिए, यानी कि दोनों परेटो इष्टतम होंगे यदि अर्थव्यवस्था उस बिंदु पर प्रचारित होती है जहां, आपको इसका कारण बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपभोग निर्गत से कम है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपस्फीति का समुचित वर्णन है। आप चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका जवाब कीजिए। तो क्वेश्चन 8 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे 9 नंबर का रहा है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए जो आपकी भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 2012 से 17 तक ध्यान रखिएगा। अगर इसका सही जवाब की बात करूं तो ऑप्शन नंबर, देखिए इसका कट गया है 2, तो आपका कटा हुआ 2 ऑप्शन इधर है सी और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 10 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के यानी कि योजना काल में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का जो आपका नारा था वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और इसका समय क्या था 1980 से लेकर के 85 तक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 11 नंबर का रहा है, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ। आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी 1982 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा भाग जो नागरिकता प्रावधानों से संबंधित है आप सभी लोगों को बताना है, जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब। तो जो नागरिकता का आपका प्रावधान है वो संविधान के भाग देखिए 2 में है, जो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन इस प्रश्न का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, यहाँ ये भाग 2 होगा। भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान का मतलब उल्लेख है जो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11, लेकिन भाग कहे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखिए। 13 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता प्रदान कौन करता है। देखिए भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो भारत में एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की। तो 14 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आइए। कह रहा है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए हमारी पृथ्वी जो है यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर क्या हुई है, यानी कि 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है ना। अगर इसके व्यास का बात किया जाए तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि 12,756 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। 16 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। माल्टा कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। तो माल्टा जो है भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर के कहाँ स्थित है, मध्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न को देखिए। 17 नंबर का रहा है भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्शन नंबर यानी कि 17 का ए हो जाएगा, सिस्मोग्राफ का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 18 नंबर प्रश्न का रहा है कौन सा पठार भारत का खनिज यानी कि पीतल के देश के रूप में जाना जाता है। खनिज के क्षेत्र में कौन से पठार सबसे अग्रणी है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का रूढ़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में बहती नदी नहीं है। पश्चिम की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा नदी। यह पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर की पर्वत से निकलती है। इस नदी की जो लंबाई 1401 और यह दक्षिण पूर्व की दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिरा देती है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा नदी, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है तो वह आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को यानी कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर यानी कि उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र नगर को, तो यही संबंधित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आइएगा। तो अगला प्रश्न 21 नंबर आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में मेकलाबंदी स्थल से नवपाषाण काल में यानी कि मेगालिथिक काल के यानी कि पेट्रोलाइफस पाषाण उत्कृष्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपसे 22 नंबर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। अष्टांग योग का अंश नहीं है, आप सभी लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन 22 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुस्मृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुस्मृति हो जाएगा। बाकी बात किया जाए योग सिद्धांत के तो एक योग सिद्धांत के कुल 8 अंग है, जिसमें आपका यम हो जाएगा, इसके अलावा नियम हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके आसन हो जाएगा, यानी कि प्राणायाम हो जाएगा, प्रत्याहार हो जाएगा, धारण हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा तथा समाधि हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न 23 नंबर को देख लीजिए। कह रहा है निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। वेद शाश्वत सत्य है। तो क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मीमांसा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान कौन कौन सा विद्वान साथ में था। कौन कौन से विद्वान साथ में था आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल बरूनी, ठीक है ना,
चलिए अगले प्रश्न को 25 नंबर देखिए, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है बताना है आपको। तो देखिए जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में। और लाहौर कहाँ पड़ता है? यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जहांगीर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 26 नंबर, पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो क्वेश्चन 26 का सही जवाब हो जाएगा 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी E.M. फोस्टर। कौन? E.M. फोस्टर नाम के विद्वान ने यानी कि इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 27 नंबर, राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? किसका उल्लेख किया जाता है राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यानी कि सी यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का। ध्यान रखिएगा। तो चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न यानी कि 29 नंबर प्रश्न को कवर करते हैं। देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से किस देश का संविधान जो है विश्व भर में सबसे बड़ा है। तो देखिए विश्व भर में सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है अपना ही देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। जिसमें यानी कि अगर अनुसूची का बात किया जाए तो 12 अनुसूची है और मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची था। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात कीजिएगा तो भाग की संख्या वर्तमान में 25 है। कितना है? वर्तमान में 25 है भाग। और अगर अनुच्छेद का बात किया जाए तो 395 से अधिक हमारे संविधान में क्या है? अनुच्छेद है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न नंबर 30 आपसे कह रहा है, आवेग किसके समतुल्य होता है? आपको बताना है। तो देखिए आवेग जो होता है वह संवेग के समतुल्य होता है, यानी संवेग परिवर्तन के समतुल्य होता है। इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है आंसर, तो आप लोग ध्यान रखिएगा संवेग परिवर्तन। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगले प्रश्न को देख लिए 31 नंबर, प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, यानी कि प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए प्रकाश जो होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। निर्वात में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आइए देखिए 32 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? विश्व बैंक के रूप में कौन सा संगठन जाना जाता है? आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी यानी कि IBRD बैंक जो होता है, जिससे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है ना। इससे ही विश्व स्तर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए 33 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म डैश वर्ष में हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा यानी कि 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था वह यानी कि पूर्व संयुक्त प्रांत और अगर वर्तमान में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। पहले यह पूर्व संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश, बाद में यह उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न नंबर 34 का रहा है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था आपको बताना है। तो यह बहादुर शाह कौन था? यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, पृथ्वी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण इसे ऑप्शन नंबर सी नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह नहीं है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ग्रहों को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है, जिसमें से एक बाह्य ग्रह होता है और एक आंतरिक ग्रह होता है। अगर बात किया जाए आंतरिक ग्रह में, तो आंतरिक ग्रह में बुध आते हैं, शुक्र आते हैं, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। तो देखिए बुध हो गया, शुक्र हो गया और क्या पृथ्वी हो गया। लेकिन जो आपका यह शनि है, यह क्या है? बाह्य ग्रह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 37 नंबर का आ रहा है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना है? देखिए 37 नंबर प्रश्न आपका करंट से है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि ए, यानी कि स्मृति बंदना। मंथना लिखा है इसमें, बंदना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का आ रहा है प्रश्न आपसे, क्या मोनाजाइट डैश का एक अयस्क यानी कि खनिज है? मोनाजाइट किसका अयस्क है आप सभी को बताना है। तो 38 का सही जवाब आपका हो जाएगा, सॉरी मैग्नेटाइट पूछ रहा है, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न 39 नंबर, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो सबसे पहले आप बताइए, जो काजीरंगा है वह किस प्रदेश में है? तो अगर इस प्रदेश का बात किया जाए तो काजीरंगा असम में है। इसके पहले जो 76 पदों पर आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। इसमें विलुप्त प्राणी का बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एक सिंह का गैंडा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न 40 नंबर पे आते हैं और इसमें पूछा जा रहा है आपसे, यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कैसा कर है वो। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें हम, तो अब अगला प्रश्न आपका यानी कि 41 से आपका मैथ का स्टार्ट हो रहा है और इस वीडियो में मैथ का प्रश्न को सॉल्व कराना बहुत कठिन है, ठीक है ना। तो आप सभी के डिमांड पर मैं मैथ के लिए अलग सेशन को चलाऊंगा, जिसमें आपको एकदम अति से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैथ को मैं कवर कराऊंगा। जो मैं कवर कराऊंगा वही मैथ के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग धैर्य रखिए और तैयार रहिएगा, ठीक है ना। मैं अनाउंसमेंट बहुत जल्द करने वाला हूँ मैथ की क्लास का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर पूछा जा रहा है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में आयोजित किया जाता है और यह मेला जो है 5 दिनों तक चलता है और यह एक ऊँट और यानी कि पशु मेला है, यानी कि ऊँट और मतलब ऊँट का मेला आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना, पुष्कर मेला। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का रहा है, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? हवा महल कहाँ है आप सभी को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर में है हवा महल। कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे 44 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से किसका शराब दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी कि शराब और ईंधनों के रूप में वायुयानों के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर बात किया जाए 44 के प्रश्न संख्या यानी कि आंसर का, सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी इथाइल अल्कोहल हो जाएगा और इसका सामान्य सूत्र C2H5 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न 45 नंबर का रहा है, अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है आप सभी को बताना है, इसमें सही जवाब क्या होगा। तो देखिए अम्ल जो होता है वह जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, यह बात सही है। बी नंबर, अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, यह भी बात सही है। वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यह भी बात सत्य है। और डी, वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, नहीं जब पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का रहा है, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके देश के द्वारा की गई? द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना जो था ऑप्शन नंबर आपका यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। कार्ल लिनियस या केरोलस नीलियस भी दिया रहता है, इन्होंने
ही किया था, ठीक है ना, जो एक स्वीडिश के यानी कि वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखिए। एनोना एस्क्वामोसा का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। तो देखिए 43 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि ए सीताफल होता है, ठीक है ना, क्या होता है, सीताफल। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर बात किया जाए इसका वजन का तो 1.5 यानी कि 1 kg 500 ग्राम से 1 kg 600 ग्राम इसका क्या होता है यानी कि वजन होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंसुलिन इसी से स्रावित होता है, अग्नाशय से ही। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर। सिलाई की मशीन का डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था। सिलाई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी आइजैक सिंगर के द्वारा किया गया था। सिंगर से सिलाई याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 50 नंबर। रेमंड सैमुअल टॉमलिंस निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? तो 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए ईमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईमेल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ से 51 नंबर जो प्रश्न आपका स्टार्ट होगा वह बिल्कुल आपका मैथ का प्रश्न होगा। और शुरू में ही मैंने बताया है कि मैथ के प्रश्न के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। अब बिल्कुल अलग अंदाज में एकदम खाँटी देहाती लैंग्वेज में आपको मैथ पढ़ाऊँगा जो आपके सीधा दिमाग में आपको उतार दूँगा। तो चलिए आज के सेशन को बस जीके जीएस की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।